बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में है। कल हमने जो है अपने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े थे, जो कि 4 कंपोनेंट्स थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। हमें पता है कि हम जो है पोल्यूशंस की बहुत सारे टाइप्स हैं, हम आमतौर पर सुनते रहते हैं, जैसे कि पोल्यूशन कहते हैं आलूदगी, तो ये फिजाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन, आबी आलूदगी, वाटर पोल्यूशन, और हमारे पास जो है लैंड के ऊपर पोल्यूशन या फिर नॉइस पोल्यूशन, और इस तरह की बहुत सारी पोल्यूशन जो है हम इसको सुनते रहते हैं। तो आज जो हम टाइप स्टार्ट करेंगे वो है एयर पोल्यूशन, हवा में मौजूद पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट होता है जब उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि डैमेज करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, इंसान की सेहत को और जिंदगी की क्वालिटी को। तो ये जब ऐसे हम सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये पोल्यूट हो गया है, ये खराब हो गया है, ये गंदा हो गया है। तो मेन सोर्सेज जो हैं वो एयर पोल्यूशन के कौन कौन से हैं? इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जो चिमनीज हैं उनमें से जो गैसेज आ रही हैं वो, उनकी वजह से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रही है। उसके अलावा जो हमारी गाड़ियां हैं, हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के सारे चीजें हैं, उनके एग्जॉस्ट पाइप में से जो गैसेस निकल रही हैं, चाहे वो गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड हो, ट्राइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो, हाइड्रोकार्बन हो, अमोनिया हो, या फिर कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन या और दूसरे रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हो, ये सारे के सारे जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं ये कॉज होते हैं हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का या फिर एयर पोल्यूशन का। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है कि किसी भी इंसानी एक्टिविटी की वजह से कोई एक पोल्यूटेंट प्रोड्यूस हुआ और जाकर हवा में चला गया, तो इस पोल्यूटेंट को हमने कहा प्राइमरी पोल्यूटेंट। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जब ये एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में पानी भी है, एटमॉस्फेयर में गैसेस भी हैं, वहाँ पे सनलाइट भी है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसके नतीजे में और ज्यादा खतरनाक किस्म के पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से जो दूसरे पोल्यूटेंट्स बन रहे हैं उनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर में वो वेरियस रिएक्शंस करते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड पर ऑक्सी बेंजोइल। ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, ये टॉक्सिक होते हैं और इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अगर इनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमारी जो फिजा है, हमारी जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे रहने के काबिल नहीं रहेगा और हम मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। जो सोर्सेज हैं मेन प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के, वो हमारे पास सबसे पहला जो है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये कलरलेस, ओडोरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस है। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता उसका, ओडोरलेस, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, और ये हाईली टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जहरीली। इट इज 3 times लाइटर देन एयर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। हवा से ये 3 गुना हल्की होती है और पानी में ये हट जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आ कैसे रही है? इसके जो सोर्सेज हैं, ये 2 सोर्सेज हैं। एक हमारे पास है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल सोर्सेज क्या है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, और हमारे पास जो है वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब ये जो आतिशफशां फटते हैं वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। उसके अलावा जहाँ पे नेचुरल गैस इमिट हो रही है, निकल रही है जहाँ से, या फिर जो मीथेन मौजूद है एटमॉस्फेयर में, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है, और ये नेचुरल सोर्सेज हैं। जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे बना रही हैं जी, हम कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन में जब हम बर्निंग करते हैं, फ्यूल जलाते हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल्स हो, रेलवेज हो, जहाज हो, कोई भी चीज हो, तो उससे जो है बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और तकरीबन ये 75% सोर्स है। उसके अलावा जो जंगलों में आग लग जाती है, जो हम घरों में या कहीं और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो जो जला रहे होते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, स्पेशली जब हमारे यहाँ गंदम काट ली जाती है तो फिर उसको जो उसके नीचे स्ट्रॉस बचे हुए होते हैं उसको जला दिया जाता है। तो इन सारी एक्टिविटीज के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा ये जो है इंडस्ट्रीज से भी, ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, जहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है, वहां से निकलने वाली जो गैस है उसके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मौजूद होती है।
अभी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं? आयरन और स्टील की, पेट्रोलियम की, सीमेंट की, ब्रिक किल्स ये जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंटें पकाई जाती हैं, पेपर एंड पल्प जहाँ पे कागज बनता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होती है या फिर डिसोसिएशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हाई टेम्परेचर पे जो है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कि बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड देखें, कोई भी चीज जलती है तो आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं, लेकिन अगर जो चीज जल रही है वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो और ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हाईली पॉइजनस गैस है और ये सफोकेशन करती है अगर इनहेल करें, यानी कि अगर इससे सांस आपको घुटता हुआ महसूस होगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये ऑक्सीजन की जगह हमारे हीमोग्लोबिन में के साथ जुड़ जाती है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ब्लड का वो पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को लेता है और हमारे पूरे बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको पहुंचा देता है। अब क्या होगा कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आग ने इनहेल कर ली तो ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब वो किसी भी हमारे ऑर्गन के पास पहुंचेगा जिसको ऑक्सीजन चाहिए और वो उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करेगा तो उसके पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। एज अ रिजल्ट हमें लगेगा कि हमें सांस नहीं आ रहा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है इसको हम खत्म कर सकते हैं कैसे? कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन दें उस पेशेंट को जिसने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया। और जो है अगर एक्सपोजर ज्यादा देर तक हो जाए सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? हेडेक, सर में दर्द, फैटीग, थकावट, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी और एट द एंड अगर बहुत ही लंबे अरसे तक आप सीओ को इनहेल करते रहते हैं तो फिर अल्लाह ना करे डेथ भी हो सकती है। तो हमारा जो पहला जो पोल्यूटेंट है वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में इंसानी एक्टिविटी से और नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम NOx लिख देते हैं कि जिसमें NOx में NO भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। अब इसके भी हमारे पास दो सोर्सेज हैं, नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज। बैक्टीरियल एक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वो मोस्टली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे प्रोड्यूस कर रही हैं कि जी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हम जब कोल, ऑयल या नेचुरल गैस को और गैसोलीन को जब हम जला रहे हैं तो उनको जलाने की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। दोनों जो ऑक्साइड्स हैं उनकी रिजल्ट क्या वजह है कि क्यों है? क्योंकि ये जो है ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं फॉसिल फ्यूल्स में मौजूद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन की वजह से कि फॉसिल फ्यूल में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड मौजूद होते हैं और जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो फिर हमारे पास जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा जहां जहां ये जो फ्यूल है जो कि हमारे इंजन के अंदर बर्न हो रहा है वहां पे भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब यही नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो जाता है। अब जो रेजिडेंस टाइम है दोनों का वो है एटमॉस्फेयर में 4 और 3 डेज, यानी कि जो NO है वो 4 दिन तक रहता है और जो NO3 है वो 3 दिन तक रहता है। और उस 4 से 3 दिन तक अगर वो रहे तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड के अंदर। नाइट्रिक एसिड जो है ये एसिड है और जब बारिश होती है या फिर बारिश नहीं भी होती तो ये डस्ट की फॉर्म में या फिर रेनफॉल के साथ जमीन पर आता है और एसिडिक रेन का कॉज बनता है। सही है। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो हमारा हम जब वो ऐसा फ्यूल जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं उसको बर्न करते हैं तो उसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है और ये दोनों जब एटमॉस्फेयर में 3 से 4 दिन तक रहते हैं तो उसके बाद ये जो है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सल्फर ऑक्साइड। सल्फर का ऑक्साइड कौन सा है जी? SO2। नेचुरल ग्लोबल स्केल में वो कह रहे हैं कि मोस्टली जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है वोल्केनो से एंड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सही है कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है कि वोल्केनोज जो है वो 67% हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और उसके अलावा ऐसी गैसेस जिनमें सल्फर मौजूद होता है जब उनकी डीकम्पोजिशन होती है, जब उनको आप ऑक्सीडेशन होती है या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डीकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है।
ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे प्रोड्यूस कर रही हैं? कह रहे हैं कि जब हम कंबशन करते हैं कोल की, क्रूड ऑयल की और फॉसिल फ्यूल की पावर प्लांट्स के अंदर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, तो इनकी कंबशन की वजह से जो सल्फर है वो प्रोड्यूस होता है। ये सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकी बहुत ही ज्यादा पंजेंट ओडोर होती है। पंजेंट मतलब चुभने वाली स्मेल होती है, और ये बहुत इरिटेटिंग होती हैं और सफोकेटिंग होती हैं। इरिटेटिंग मतलब इरिटेंट होती हैं यानी कि वो आपको तंग करती हैं, आपको चुभती हैं, आपको परेशान करती हैं और सफोकेट करती हैं, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर में वेरियस रिएक्शंस होते हैं, तो हमारे पास सल्फेट एरोसोल्स बनते हैं। ये जो एरोसोल्स हैं इनकी वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं, खास तौर पे बूढ़े लोगों में, ये अगर अगर आपके एटमॉस्फेयर में सल्फेट के एरोसोल्स मौजूद हैं तो जो बूढ़े लोग हैं खास तौर पे उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेजर सोर्स है एसिड डेपोजिशन का एटमॉस्फेयर में, कि जो एसिड रेन होती है उसका जो मेजर पोर्शन है वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ही होता है, और ऑक्साइड सल्फर में भी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ज्यादा। उसके बाद अब हमारे पास जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं पोल्यूटेंट वो है हाइड्रोकार्बन्स। अब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन कैसे पोल्यूटेंट हो सकते हैं, सही है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, कि लार्ज क्वांटिटीज जो है हाइड्रोकार्बन्स की वो इमिट हो रही है ट्रीज से और प्लांट से। फॉर एग्जाम्पल ये जो पैडी फील्ड्स है उसमें बहुत ज्यादा मीथेन, पैडी फील्ड्स कौन सी हैं जहाँ पर ये जैसे आपकी चावलों की फसल होती है जिसमें देखिए कितना पानी खड़ा रहता है, तो ऐसी फील्ड्स में जो है वहां पर मीथेन गैस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। दूसरा सोर्स जो है मीथेन का वो है ऑर्गेनिक मैटर की एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, कि वो डिकम्पोजिशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ना इस्तेमाल हो रहा हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसको हम कह रहे हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन वाटर सेडिमेंट्स एंड इन सॉइल। ये जमीन में या फिर पानी में जब बैक्टीरिया एनएरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन प्रोड्यूस होता है। मीथेन का मीन रेजिडेंस टाइम जो है 3 से 7 साल है हमारे एटमॉस्फेयर में, कि ये 3 से 7 साल तक अगर मीथेन हमने किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में डाल दिया तो ये 3 से 7 साल तक एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल्स जो है वो मेजर सोर्स है हाइड्रोकार्बन इमिशन का। इसके साथ साथ पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स जो हैं ये बड़े बड़े सारे आप कह लें बर्नर्स होते हैं जहाँ पर जो सॉलिड फ्यूल है उसको बर्न किया जाता है। रिफ्यूज बर्निंग एंड सॉल्वेंट वेपोरेटर, जहाँ जहाँ समझे आग जलाई जा रही है, जहाँ जहाँ पे फ्यूल बर्न किया जा रहा है वहां वहां पे जो हाइड्रोकार्बन है वो इमिट होंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो इमिशन है हाइड्रोकार्बन की उसको बढ़ाए। तो बेटा ये हमारे थे पोल्यूटेंट्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, सही। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये देखिए इंटरेस्टिंग सी बातें हैं जो रिलेट करती हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। अपना ख्याल रखें, बहुत सारी मेहनत करें, बहुत सारा पढ़ें, इस चैप्टर को साथ साथ प्रिपेयर करें, बहुत इजी चैप्टर है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।